बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास सेकेंड ईयर फिज़िक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 20 का सेकंड टॉपिक, बोह्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेसिकली स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम जो एटम का जो मॉडल है उसके बारे में बात करेंगे और हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करेंगे कि एटम बेसिकली होता किस तरह का, एटम बना कैसे, स्टार्टिंग में साइंटिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट था एटम के रिलेटेड, और एट द लास्ट अभी जब हमारे पास क्लासिकल फिज़िक्स के बाद मॉडर्न फिज़िक्स या क्वांटम फिज़िक्स आई, उस वक्त एटम को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो एटम का जो कुछ प्रीवियस नॉलेज है उसके बारे में हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम डेमोक्रिटस था, इसने हमें एटम का आइडिया दिया, ठीक है। और इसने साथ ये बताया कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो कि इंडिविजिबल पार्टिकल है, फर्दर हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद एक दूसरा साइंटिस्ट जॉन डाल्टन, जिसने डेमोक्रेटिस के ही इस आइडिया को सपोर्ट किया और उसने बोला कि वाकई ही एटम है और जितनी भी चीज़ें यूनिवर्स के अंदर मौजूद हैं वो एटम से ही मिलके बनी हुई हैं। हाँ, ये है कि एटम का जो साइज़ है ये डिफरेंट हो सकता है, यानी कि जॉन डाल्टन का जो यहाँ पे एक पॉइंट था वो ये था कि एटम का जो साइज़ है, डिफरेंट चीज़ें जो बनती हैं उनमें एटम का सिर्फ साइज़ जो है वो डिफरेंट हो सकता है। इसके बाद एक साइंटिस्ट जे जे थॉमसन था, जिसने ये एक स्टेटमेंट दी, यहाँ पे ये बाय द मिस्टेक रदरफोर्ड लिखा गया। जे जे थॉमसन ने ये बोला था कि जो एटम है वो एक प्लम पुडिंग मॉडल रखता है। मीन के इसकी सिंपल एग्जांपल एक हम वाटरमेलन की ले सकते हैं। वाटरमेलन में जहाँ जहाँ भी उसके बीज होते हैं वहाँ पे उसने इलेक्ट्रॉन्स को कंसिडर किया और बाकी जितना भी एरिया जो होता है उसको उसने एज अ एटम कंसिडर किया। और ये जो आइडिया था इसका प्लम पुडिंग का, ये इसने पेश किया था 1904 के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट एक साइंटिस्ट, इसी रदरफोर्ड की ही बात कर लेते हैं। रदरफोर्ड ने बेसिकली जो एटम का मॉडल पेश किया था, इसने बोला था कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस है और उसके सेंटर में टाइनी मैस होता है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया। ये जो मॉडल था ये रदरफोर्ड का कुछ इस तरह का मॉडल था। लास्ट पे एक साइंटिस्ट नेल बोहर था जिसने फाइनली जो एटम का मॉडल पेश किया, और उस वक्त तक ये चीज़ डिस्कवर हो चुकी थी कि एटम बेसिकली एक ड्यूल नेचर पार्टिकल है। वो पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो नील बोहर का काम था, उसने डिब्रॉगली हाइपोथेसिस के ऊपर या डिब्रॉगली अजम्पशंस के ऊपर उसने जो एटम का मॉडल वो पेश किया। और उसके बाद ये था कि हाइड्रोजन एटम का जो मॉडल या एटम का जो एक मॉडल नील बोहर ने पेश किया, नील बोहर का कहना ये था कि उसने क्लासिकल और प्लांक्स क्वांटम दोनों को, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स दोनों को उसने मद्देनज़र रखते हुए ये जो थ्योरी थी एटम की ये पेश की, ठीक है। और इसके लिए कुछ उसने पास्टुलेट बताए। फर्स्ट पास्टुलेट है जो बोहर एटॉमिक थ्योरी का, वो है कि एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन द सर्टन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट रेडिएटिंग। हाँ जी, सबसे पहला ये जो कंसेप्ट था ये कंट्राडिक्ट करता है क्लासिकल फिजिक्स को। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स का कहना यह था कि जो इलेक्ट्रॉन है जब वो किसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो ड्यूरिंग द रोटेशन या ड्यूरिंग द रिवॉल्विंग वो अपनी जो एनर्जी है उसको रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो अगर तो ऐसा होता है, और रदरफोर्ड का कहना भी यही था, रदरफोर्ड का कहना यह था कि जब एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है तो हर एक रिवॉल्विंग के दौरान वो अपनी जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन या यानी कि वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, और वो जो रेडिएट एनर्जी है जिसकी वजह से एक टाइम आता है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर सकता है, जो कि एक इम्पॉसिबल चीज़ थी। इस चीज़ को ख़त्म किया बोहर ने आके। बोहर ने बोला कि हर एक शेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है वहाँ पे एक उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है, और उसी वैल्यू के साथ या उसी एनर्जी के साथ वो उस एक ऑर्बिट के अंदर रेडिएट करता है विदाउट रेडिएटिंग, ठीक है जी। सबसे पहला पास्टुलेट तो ये था कि जिसने क्लासिकल फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट था उससे ये कॉन्ट्राडिक्ट करता था। इसके बाद हमारे पास एक सेकंड पास्टुलेट आता है, whenever an electron makes a transition from higher energy state to lower energy state a photon of energy hf is emitted। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से किसी लोअर शेल के अंदर ट्रांजिशन करता है तो उस टाइम पे वो अपनी जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एमिट करता है। अब अगर यहाँ पे हम फर्स्ट पास्टुलेट को देखें तो वहाँ तो ये था कि इलेक्ट्रॉन जब भी अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तब रेडिएशन एमिट करता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड।
लेकिन बोहर ने बोला ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन रेडिएशंस तब एमिट करता है या अपनी एनर्जी तब लूज करता है जब वो किसी हायर शेल से लोअर शेल के अंदर जंप करता है। ठीक है, और उसके लिए एक यहाँ पे इक्वेशन भी उसने दी, एच एफ इज इक्वल टू ई एन माइनस ई पी। अब ई एन बेसिकली हायर शेल को शो करता है, हायर शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, और पी शो करता है लोअर शेल में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है। और जब हायर से लोअर शेल के अंदर ट्रांजिशन होती है तो उस टाइम पे जो फोटॉन एमिट होता है वो एच एफ एनर्जी का जो फोटॉन है ये एमिट होता है। इसके बाद एक हमारे पास थर्ड पॉइंट था, ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आगे हम एक्सप्लेन भी करेंगे। थर्ड पॉइंट में ये बोला गया, ओनली दोज ऑर्बिट्स आर अलाउड फॉर विच एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई। तो देखें सिंपली इस स्टेटमेंट में कहा क्या गया है कि एटम के लिए सिर्फ वो वाले ऑर्बिट, ठीक है, जिनका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, एच ओवर 2 पाई के। अभी हम देखेंगे कि ये एच ओवर 2 पाई क्या है। तो बेसिकली एटम जब ट्रांजिशन करता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन जब कोई ट्रांजिशन करता है किसी हायर से लोअर शेल के अंदर या किसी लोअर शेल से हायर शेल के अंदर जंप करता है, तो सिर्फ उन ऑर्बिट्स के अंदर वो जंप कर सकता है या ट्रांजिशन कर सकता है जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो एच ओवर 2 पाई के इक्वल हो। ठीक है, और इसके लिए एक इक्वेशन उसने दी, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। अभी हम इस फार्मूले को एक्सप्लेन करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे कि ये फार्मूला बेसिकली आता कैसे है और किस चीज़ के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। इस थर्ड पास्चुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए जो डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन थी उसको बोहर ने इसको प्रूफ किया, और इसके थ्रू ये चीज़ प्रूफ की कि ये जो हमारा थर्ड पास्चुलेट है जिसमें ये एम वी आर इज इक्वल टू एन एच आर है, ये करेक्ट भी है या नहीं, या ये हमें किस चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको अगर देखा जाए तो इसमें देखेंगे डी ब्रोगली इंटरप्रिटेशन ऑफ बोहर ऑर्बिट, यानी कि बोहर ने इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हमें कुछ इस तरह से समझाया कि फ़र्ज़ कर लें जैसे ये कोई हमारे पास एक लेंथ एल है, ठीक है, ये लेंथ एल है, और इसके अंदर हम एन नंबर ऑफ जो वेव लेंथ है वो जनरेट करवा सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमने यहाँ पे टर्म लिखी एल इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, लेकिन साथ ही उसने बोला कि अगर हम इस स्ट्रेट जो हम यहाँ पे स्ट्रिंग एक ले रहे हैं, अगर हम इसको सर्कुलर पाथ के अंदर ले आए, ठीक है, एक सर्कल की फॉर्म में ले आए, तो तब क्या होगा कि सर्कल की फॉर्म में जब इसको लाएंगे तो ये लेंथ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, 2 पाई तो बेसिकली हमारे पास उस सर्कल का जो एरिया आ जाएगा 2 पाई आर, हम उसको लिखते हैं। ठीक है, और फिर उसने क्या किया कि इन दोनों इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशंस को उसने कंपेयर किया, और यहाँ से हमारे पास एक वेवलेंथ की वैल्यू आई 2 पाई आर ओवर एन। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि जब हम स्ट्रेट वायर को या स्ट्रेट उस स्ट्रिंग को इन द फॉर्म ऑफ सर्कल लेके आते हैं और उसके अंदर हम इसी तरह से अगर वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस करवाएं, तो हमारे पास यहाँ पे एन की वैल्यू 4 आ रही है। मीन कि यहाँ पे हमारे पास 4 वेवलेंथ्स जनरेट हो रही हैं। ये वेवलेंथ्स बेसिकली है क्या चीज़, ये इलेक्ट्रॉन की रोटेशन को एक्सप्लेन कर रही हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, स्पिन मोशन भी उसकी होती है और वो रिवॉल्व भी करता है। चलें, अभी ये हमारा टॉपिक नहीं, चैप्टर नंबर 17 के अंदर हमने इसको डिस्कस किया। इसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यू आ रही है वो 2 पाई आर ओवर एन आ रही है। अच्छा, अब जो मेन काम था वो इसके बाद स्टार्ट होता है कि अब नील बोहर ने क्या किया कि उसे ये पता था कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ वेव नेचर भी रखते हैं। उस वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए उसने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस यूज़ किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। ये इक्वेशन बेसिकली हम ऐसे लिखते हैं, पी इज इक्वल टू एच ओवर लैम्डा, और p बेसिकली मोमेंटम है जिसको हम एम वी लिखते हैं, और लैम्डा को इस तरफ मल्टीप्लाई करके ये सिंप्लीफाई करके हमने इक्वेशन लिखी। अब एक वेवलेंथ की हमारे पास ये वैल्यू है और दूसरी ये वैल्यू, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है 2 पाई आर ओवर एन इज इक्वल टू एच ओवर एम वी। यहाँ से हम ये जो अभी हमने इस फार्मूले की बात की इसको हम ड्राइव करते हैं, तो उसके लिए देखें इक्वेशन क्या आएगी, ये एम वी आर यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 पाई यहाँ पे डिवाइड और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई बनेगा। ये एम वी आर बेसिकली क्या चीज़ थी, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही थी कि इलेक्ट्रॉन किसी एंगुलर मोमेंटम एम वी आर के साथ किसी ऑर्बिट के अंदर रोटेट करता है, और वो इक्वल किसके है, एन इंटू एच ओवर 2 पाई। ठीक है, ये तो हमारे पास एक कांस्टेंट हो गया एच ओवर 2 पाई। एन हमारे पास इसकी वैल्यू 1 2 3 हो सकती है, मीन
कि इलेक्ट्रॉन जब किसी एंगुलर मोमेंटम से किसी शेल में रिवॉल्व कर रहा होता है, तो अगर वो जंप करता है किसी हायर से लोअर शेल के अंदर या लोअर से हायर शेल के अंदर, तो वो जस्ट h/2 जो वैल्यू है उसके इंटेग्रल मल्टीपल से ही किसी शेल में वो ट्रांसफ़र हो सकता है, या हायर शेल में जा सकता है या लोअर शेल में आ सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास जो जो थर्ड पास्टुलेट था उसकी ये एक्सप्लेनेशन थी कि कैसे हम ये जो mvr=nh लिखते हैं, इसका क्या मतलब है और हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्वांटाइज्ड रेडियाई की। ठीक है, क्योंकि एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन किसी एक शेल से दूसरे शेल के अंदर जाता है, दूसरे से तीसरे शेल के अंदर जाता है, तो शेल टू शेल जो रेडियस की वैल्यू है वो चेंज होती है। हम उस रेडियस की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए देखें कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है किसी न्यूक्लियस के अक्रॉस, और यहाँ पे हमारे पास जो एम मैस है वो प्रोटॉन्स का मैस है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं यहाँ पे, जिनके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव चार्ज रखता है और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दोनों के दरमियान। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए हम F/E फोर्स का जिक्र करेंगे, जो कि हम कूलम लॉ के अंदर पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आपका सेकेंड ईयर की फिजिक्स का। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कूलम फोर्स में हमने पढ़ी थी उसी को यूज़ करेंगे, जैसे ये हमने लिखा भी F=K Q1Q2/r²। और दूसरी फोर्स, अब देखें पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर और उसने नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, लेकिन ये अट्रैक्ट हो नहीं सकते। तो फिर अगर अट्रैक्ट नहीं हो सकते तो फिर ये क्या कर सकते हैं कि ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स ये रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे हम प्लैनेट्स की बात करते हैं कि वो ग्रेविटी की वजह से सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह इस न्यूक्लियस के गिर्द ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी रिवॉल्व करना शुरू कर देगा सेंट्रीपिटल फोर्स से। तो इस फार्मूले की जो सिंपल फॉर्म आगे हम ऐसे लिख रहे हैं K/Q1 Q2, बेसिकली दोनों चार्जेस हैं और चार्ज को हम E से शो कर रहे हैं, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास E² आ जाएगा ओवर RN² आ जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने लिख लिया mv²/Rn। अब ये n हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम किसी एक शेल की अगर बात फर्ज करें, जैसे हम फर्स्ट शेल की बात करते हैं तो हम n को 1 पुट कर लेंगे, सेकंड शेल की बात करते हैं तो n को 2 पुट कर लेंगे। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि पहले इसको जस्ट नॉर्मली n लिख रहे हैं और ये जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए फाइंड करेंगे, फिर वो जो फर्स्ट ऑर्बिट की वैल्यू आएगी उसी को यूज़ करके आगे हम फर्दर सेकंड और थर्ड ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर करें तो हमारे पास ये इक्वेशन बनती है जिसमें ये Rn इस Rn से अगर हम कैंसिल कर दें, इस Rn² को पहले हम यहाँ पे लेके गए हैं, mv² को डिवाइड करवा दिए। ठीक है, यहाँ से ये Rn कैंसिल होगा तो Rn जो आपके पास आएगा वो किसके इक्वल आएगा, K²/mv²n। अब जो अभी हमने अकॉर्डिंग टू बोहर सेकंड पास्टुलेट, सॉरी यहाँ पे बोहर थर्ड पास्टुलेट मैं लिख देता हूँ इसको, बोहर के थर्ड पास्टुलेट को अभी जो हमने लास्ट पे प्रूव किया उसमें हमने ये देखा था mvr=nh/2π के इक्वल आता है। तो यहाँ से अगर हमें v की वैल्यू चाहिए है तो हम v को यहीं पे रखेंगे, ये r है जो इसको यहाँ पे डिवाइड करवा देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। अभी हमने फर्दर इस इक्वेशन को आगे यूज़ करना है, तो यहाँ से हम इस vn की वैल्यू को इक्वेशन 1 के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी। Rn, ये जो आपके पास आ रहा है Rn=Ke²/m इंटू Vn की जगह जो अभी आपने वैल्यू पुट की है उसको यहाँ पे पुट कर देंगे आप, जो फाइंड किया अभी वैल्यू। इसको सिंप्लीफाई करें, n² h² आ जाएगा, 4π² इंटू Rn² आ जाएगा। फिर इस पूरी वैल्यू को हम Ke² के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे हमारे पास m.n² इंटू h² आ रहा है। अब यहाँ पे भी देखें आपके पास एक Rn यहाँ पे है और एक Rn² यहाँ पे है, तो हमने क्या किया कि इस Rn से इस Rn² को कैंसिल कर दिया। अब ये Rn² यहीं पे रहेगा और ये n² h² इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा और बाकी K² 4π² इंटू m यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, जिसको मैंने ये लिखा है। ठीक है, ये आपका Rn, ये n² h² इस साइड पे आके मल्टीप्लाई और ये टर्म आके डिवाइड हो जाएगी, जिसको मैंने ये लिखा है। अब यहाँ पे देखें, अगर सिर्फ n² को छोड़ दिया जाए बाकी सारी टर्म आपके पास कांस्टेंट है, लाइक h², प्लांक्स कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के आपके पास जो कांस्टेंट है, कूलम्स लॉ के अंदर जो कांस्टेंट आता है, और ई आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस सारी टर्म को अगर आप फाइंड आउट करें तो आपके पास इसका आंसर आता है 0.053 नैनोमीटर, या इसको हम 0.5
10.53 एंगस्ट्रॉन भी लिखते हैं। एंगस्ट्रॉन में बेसिकली पावर 10⁻⁻10 के इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं कि अब जो आर एन हम फाइंड करते आ रहे थे इंटू एन स्क्वेयर, और ये वैल्यू अब हमारे पास आ गई है। अब इस एन को अगर हम 1 2 3 कुछ भी पुट करते हैं, इनके जिस रेडियस में हम जाना चाह रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं आप जो थर्ड ऑर्बिट है उसका न्यूक्लियस से रेडियस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, इस जगह पे 3 पुट करेंगे और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। R3 इज इक्वल टू 9 और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास थर्ड जो शेल है, थर्ड जो आपका ऑर्बिट है उसका रेडियस आ जाएगा। इसी तरह आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनका जो रेडियस है वो फाइंड कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला है जिसको आपने याद रखना है, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर नॉट। और आर नॉट की वैल्यू ये आपके पास है जिसको आप पुट करके किसी भी रेडियस को किसी भी ऑर्बिट का जो रेडियस है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हमें एनर्जी भी देखनी है कि किसी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए अभी जो मैंने आपको ये बताई थी इक्वेशन 2 जो अभी हमने यहाँ पे ड्राइव की थी उसी को ही यूज करेंगे यहाँ पे। वी एन इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई इंटू एम आर एन। और इस आर एन की जो वैल्यू अभी हमने यहाँ पे फाइंड की है, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको पुट करने के बाद अब हमने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई के लिए ये जो नीचे टर्म आ रही है इसको हम ऊपर एन एच के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और बाकी टर्म 2 पाई एम इंटू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर हमारे पास बच जाएगी। अब यहाँ से कैंसिलेशन करने के बाद ये एन एच एक एक वैल्यू को कैंसिल कर देंगे और ये नीचे एन एच आ जाएगा। पाई के साथ ये एक पाई कैंसिल होगा, 2 के साथ 4 कैंसिल होगा और m के साथ m, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचेगी 2 पाई k इंटू ई स्क्वेयर। m कैंसिल हो जाएगा और नीचे n इंटू एच आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे भी n को छोड़ के बाकी सारी टर्म हमारे पास कांस्टेंट है। ये जो कांस्टेंट टर्म 2 पाई के स्क्वायर ओवर एच आ रही है, ये किसके इक्वल है, 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि किसी शेल यानी कि फर्स्ट शेल की अगर हम बात करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो 2.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड के इक्वल होती है। और n से हमने क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। अब n से डिवाइड क्यों करना है कि अगर आप सेकंड शेल में जा रहे हैं तो उसमें अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे। थर्ड ऑर्बिट के अंदर जाते हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जिस ऑर्बिट टू ऑर्बिट जब आप चेंज करते हो तो उसमें आप फिर जो वैल्यू आपके ऑर्बिट की है, 3 है, 4 है, वो आप पुट करके तो जो वेलोसिटी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक टर्म आती है हमारे पास क्वांटाइज्ड एनर्जी की। मीन के हर एक शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो क्या सेम रहती है, ये शेल टू शेल वो चेंज होती है, शेल टू शेल इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। चलिए उसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं। अच्छा देखें, इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी शेल में वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होगी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 इंटू एम वी एन स्क्वेयर और पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली वर्क डन होगा जिसको हम लिखते हैं एफ डॉट डी के साथ फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो अभी हमने लास्ट टाइम यूज की के ई स्क्वेयर ओवर आर एन स्क्वेयर, और डी हमारे पास जो रेडियस के तौर पे अगर हम इसको लें या डिस्टेंस के तौर पे इसको अगर हम लें तो इसको आर एन लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके पोटेंशियल एनर्जी की ये वैल्यू हमारे पास आती है। अब देखें पोटेंशियल एनर्जी की ये जो वैल्यू आती है इसको हम नेगेटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं बिकॉज कि हम चार्ज के ऊपर वर्क डन करते हैं। ठीक है, हम जब भी फर्ज करें अगर हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम जमीन से ऊपर उठा के लाते हैं तो हम उस पर वर्क कर रहे होते हैं, उसको अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करवा रहे होते हैं, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ली जाती है। और जब खुद ब खुद वो पार्टिकल मूव करके किसी जगह पे जाता है, नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे आता है, तो उसका वर्क डन पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, इसी तरह जब किसी चार्ज के ऊपर हम वर्क डन करते हैं तो उसको हम उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव लेते हैं, और अगर चार्ज खुद ब खुद अपना काम करता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव लिया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सम ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आएगा, काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव के स्क्वायर ओवर आर एन के इक्वल आ जाएगी। अब दोबारा से हम दोनों फोर्सेस को अगर कंपेयर करें, सेंट्रीपिटल फोर्स को और इलेक्ट्रिक फोर्स को, तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपके पास के स्क्वायर ओवर आर एन स्क्वायर के इक्वल आ रही थी, और एफ सी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो वो एम वी स्क्वायर ओवर आर एन आएगी। बेसिकली हमें यहाँ पे इस जो काइनेटिक एनर्जी है उसके लिए वैल्यू चाहिए, रिप्लेस करनी है हमने इसकी वैल्यू, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, जिसकी वजह से हम ये चीज़ अभी इसको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये आर एन इससे अगर कैंसिल हो जाए तो के स्क्वायर ओवर आर एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर हमारे पास बच जाता है। अब दोनों साइड पे अगर हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो हमारे पास 1/2 एम वी एन स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़।
लेकिन ये अब इक्वल किसके आ रहा है, 1/2 के स्क्वायर ओवर आर एन। हम क्या करेंगे, इस 1/2 एम वी स्क्वायर की जगह 1/2 के स्क्वायर ओवर आर एन को पुट कर देंगे। अब फर्दर हमारे पास ये जो इक्वेशन बनेगी, ये बनेगी ई एन इज इक्वल टू के स्क्वायर ओवर 2 RN माइनस के स्क्वायर ओवर आर एन। अब ये वैल्यू हमारे पास इसके साथ अगर कुछ भी नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या वैल्यू, ये 1/2, ठीक है, ये 1 वैल्यू है और ये 1/2 है, हाफ है, तो 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हाफ आ जाएगा, और जो माइनस है वो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो ई एन इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ओवर 2 RN के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम आर एन की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, जो अभी हमने रेडियस के केस में उसको ड्राइव किया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर, इसको अगर पुट करें तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई होगी और नीचे 2 इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो बाकी टर्म बचेगी 2 पाई स्क्वायर एम इंटू के स्क्वायर एंड ई रेज टू पावर 4 आ जाएगा, और नीचे एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो हमारे पास माइनस आ रहा है, -1/n² को अगर हम इलादा कर लें, बाकी 2 पाई, पाई कांस्टेंट आ जाएगा, मैस कांस्टेंट, के प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ऑलरेडी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नीचे ये हमारे पास प्लॉन्क्स कांस्टेंट आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास n नहीं आएगा क्योंकि n को हमने बाहर लिख लिया। तो ये हमारे पास जो सारी वैल्यू है ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल आती है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करके फाइनल इक्वेशन बनाएंगे, ई एन इज इक्वल टू -13.6/n² आ जाएगा। इस -13.6 को हम ई नॉट भी लिखते हैं, जनरल फार्मूला जब इसका बनाते हैं तो उसके लिए हम इसको ई नॉट ओवर एन स्क्वायर लिखते हैं। अब देखें एन स्क्वायर यहाँ पे, अब अगर फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाते हैं तो अगर फर्स्ट शेल में है तो n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। मीन के फर्स्ट शेल में आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर आप सेकंड शेल के अंदर मूव करके जाते हैं तो उसके लिए आपको n स्क्वायर 2 पुट करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर आपके पास 4 आ जाएगा। इट्स मीन के सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह आप शेल टू शेल जब मूव करते जाएंगे तो देखें आपकी वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है। मीन के ऑर्बिट टू ऑर्बिट या शेल टू शेल जब आप मूव करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी है वो इंक्रीज होती जा रही है।